बेमिसाल बेटियां, हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कार्यक्रम में हर रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और आज खास तौर से बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर किसान की। क्या कुछ खास रहेगा कार्यक्रम में, आइए बताते हैं। बात डीडी किसान, बदलते भारत की शान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। हैं? RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कार्यक्रम में हर रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और आज खास तौर से बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर किसान की। क्या कुछ खास रहेगा कार्यक्रम में, आइए बताते हैं। बात होगी कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान की। पूसा स्थित कृषि मेले का हुआ समापन। कैसे आत्मनिर्भर बन रहे हैं हमारे किसान। हर साल की तरह इस बार भी पूसा कृषि मेले का आयोजन किया गया। आप देख भी सकते हैं 25 से 27 फरवरी तक ये मेला जो है आयोजित किया गया। लेकिन इस मेले की कई ऐसी खास बातें हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं और उन्हीं में से एक है महिलाओं का योगदान। जी हाँ, अगर हमारी महिला किसानों की बात की जाए, ना सिर्फ यहाँ महिला किसान जो हैं वो इस मेले को देखने पहुँच रही हैं, क्या इस मेले में खास है, बल्कि यहाँ पर जो अलग अलग स्टॉल्स जो लगे हैं, जो महिलाएँ हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं हमारी महिला किसान, वो भी यहाँ पहुँची हैं। और किस तरीके से देखिए, जब आत्मनिर्भर भारत में हम कृषि की भागीदारी की बात करते हैं, उसी कृषि में हमारी जो महिलाओं की भागीदारी है वो कितनी प्रतिशत हमें नजर आती है या उन महिलाओं का क्या योगदान नजर आता है, वो आपको हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस मेले में भी अच्छी खासी संख्या में जो महिलाएं हैं वो पहुंची हैं। हर आयु वर्ग की जो महिला किसान हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगी। लेकिन किस तरीके से वो अपना अहम योगदान दे रही हैं कृषि क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए, आइए दिखाते हैं आपको। सर, हम लोगों का सबसे अच्छा उत्पाद है ये हमारा हैंडमेड बनाया हुआ आटे का खाकरा, और हम विदाउट ऑयल विदाउट प्रिजर्वेटिव पिकल बनाते हैं, जो कि आजकल आप लोग देखते हैं कि लोग तेल नहीं खाना चाहते, अपनी हेल्थ के कारण बहुत कॉन्शियस रहते हैं लोग। तो हम वो चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे रोस्टेड चीज़ें बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, विदाउट ऑयल पिकल्स बनाते हैं। तो अच्छा एक चीज़ लोगों तक पहुंचती है, अच्छे टेस्ट के साथ पहुंचती है, तो हमारी सेल बहुत अच्छी होती है। लोग हमें बहुत पसंद करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को बहुत पसंद करते हैं, हमारी रिपीट डिमांड बहुत अच्छी है। बिल्कुल हमारे साथ कई सारी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की लेडीज़ जुड़ी हुई हैं। मेरी मदर के कारण उन्हें भी एक अपना काम करने का मौका मिला। बहुत अनुभवी, बहुत अच्छी लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो हमारी
हम उन्हें ये नहीं मानते कि वो किसी और फैमिली की लेडीज़ है, वो सारा पूरा हमारा परिवार है, जो कि हमारे काम में उनकी पूरी तरीके से हमारी मदद होती है और वो लोग बहुत अच्छे टेस्ट डेवलप करके हमारी उसमें मदद करके लोगों तक पहुंचाते हैं। हम देसी गाय का बिलोना घी बनाते हैं, जो पुरानी पत्ती से, जैसे पहले दूध को गर्म करके जमा के और फिर बिलो के मक्खन निकाल के फिर गर्म करके बनाते हैं। इससे देसी गाय के घी में जैसे A2 दूध से बना होता है, तो इससे बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बहुत सारी बीमारियों को मतलब ठीक करता है देसी गाय का घी। हजमा मैडम, ये हजमा ठीक करता है और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसमें विटामिन A होता है, C होता है और काफ़ी इसमें सोना तत्व भी पाया गया है। जैसे जूनागढ़ यूनिवर्सिटी ने तो इसको फिजिलाइज करके भी दिखाया है गाय के। मैडम, ये 1400 से स्टार्ट होकर 2-3 हज़ार तक जाता है। हमारी NGO है इन लिव सोसाइटी और इसमें हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हुए हैं। काफ़ी महिलाएं हैं जो हमारे साथ गौ पालन करती हैं, उनसे दूध इकट्ठा करते हैं और घी बनाते हैं। ये हमारे सारे खुद के होम मेड है, सारा होम मेड है। ये आंवला कैंडी है, होम मेड सारी आंवला कैंडी है, लहसुन अचार है और जी सारा होम मेड है, पापड़ वगैरह सारे होम मेड है। मतलब और क्या बनाते हैं आप? आंवला कैंडी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, आंवला कैंडी अचार है, मतलब पापड़ हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, आंवला का मुरब्बा, आंवला कैंडी, जूस, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, सभी चीज़ें बनाते हैं हम लोग। सारे उत्पाद आप अकेले तैयार करते हैं और नहीं, लेडीज़ करती हैं। कितने मतलब 20-25 लेडीज़ें लग रही हैं। हाँ जी। कितने साल में शुरुआत करी थी इसकी हो गए हमें 10-15 साल हो गए। जी, अब महिलाओं को रोजगार देते हैं। पूसा मेले में महिलाओं की हम बात करें तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, तो चलिए उनसे जान लेते हैं कि उन्हें इस मेले में कैसा लगा। मैम, आप ये बताइए कि आप इस मेले में कितने सालों से आ रही हैं और आपको यहाँ पर अनुभव कैसा रहा है आपका? मेरा नाम हीना है और मैं कई सालों से इस मेले में आ रही हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना, क्योंकि बहुत फूल हैं, बहुत तरह के फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, तो बहुत अच्छा। और हमें कुछ पौधे ख़रीदने को भी मिल जाते हैं, तो अपने गार्डन के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो हम आते रहते हैं, हर साल ही आते हैं वैसे, तो आज भी इसीलिए आए हैं टाइम निकाल के। आपको यहाँ पे क्या कुछ नया देखने को मिला है? अगर देखा जाए कृषि से संबंधित आपको यहाँ पे क्या जानकारियाँ मिली हैं? बहुत कुछ है, जैसे कि हम पिछली बार आए थे तो यहाँ पे वो युवराज था और यहाँ पे घी वगैरह इतने बड़े बड़े हाइब्रिड इतनी सारी सब्जियाँ वगैरह होती हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी तरह के फूल हैं, रोजेज़ हैं स्पेशली, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो और हम काफ़ी परचेज़ भी कर लेते हैं घर को सजाने के लिए। तो आप बताइए मैडम, आप कितने सालों से यहाँ आ रही हैं? काफ़ी साल हो गए हैं, कई सालों से मैं इस मेले में आ रही हूँ मैं, और मुझे तो इंतज़ार रहती है कि भाई कब मुझे ये मेला शुरू होगा और हम लोग यहाँ पर आएंगे। तो मैं यहाँ से बहुत सारा सामान लेती हूँ। फूल तो है ही सही, फूलों के अलावा जो है मैं यहाँ से सिरका है जैसे और बीज वगैरह हैं, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ से लेके जाती हूँ। अभी मैंने गुड़ भी लिया है यहाँ से, तो बीज लिए हैं, गुड़ लिया है, खाद लिए हैं, पौधे लिए हैं, फूल लिए हैं। तो ये इन चीज़ों का हमें पूरा साल इंतज़ार रहता है कब ये कृषि मेला शुरू होगा और हम लोग जाएंगे। पिछले साल की तुलना में आपको यहाँ पे क्या कुछ देखने को नया मिला है? हाँ, इस साल शायद मुझे अभी तो मैं मतलब कि जा ही रही हूँ, इस साल भी मुझे शायद उतना थोड़ा कम ही मिला है। मुझे पिछले साल मुझे बहुत ज़्यादा मिला था यहाँ देखने के लिए, तो शायद कोरोना की वजह है या कोई और वजह है, मैं नहीं जानती, लेकिन है बहुत अच्छा। जितनी बार भी आते हैं हमें यहाँ नए नए फूलों की वैरायटी दिखाई देती है। मेले की बात है और महिलाओं का योगदान हम आपको दिखा रहे हैं, और इस वक्त मेरे साथ एक महिला किसान मौजूद हैं जो कि अपने पति के साथ कदम से कदम मिला के खेती करती हैं। तो चलिए जानते हैं उनका कैसा है सफ़र। मैम, आप ये बताइए हमें कि आप कब से खेती कर रही हैं और आपका क्या योगदान है खेती में? हम परंपरागत खेती शुरू से ही करते आ रहे हैं, लेकिन 2012 से हम जो जैविक खेती है वो कर रहे हैं। उसमें मैं अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी हमारे कृषि कार्य है, पशुपालन है, घर का कोई भी कार्य होता है, हम दोनों मिलके करते हैं। पशुपालन और खेती के कार्य में हम मिलके सहयोग करते हैं, और आज महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही है, हर कार्य को वो सफल तरीके से पूर्ण कर पा रही है। तो आपने बताया कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। इस तरीके से अगर बात की जाए, अगर आप एक प्रेरणा के तौर पे सामने आ रही हैं, तो अन्य महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं?
मैं सभी महिलाएं, मेरी माताएं और बहनें, उनको यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जिसको पूर्ण रूप से वो कर नहीं सकती, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको कर नहीं सकती है। और खेती तो उनको शुरू से करती आ रही है भाई, लेकिन वो उसको एक टेक्निकल वैज्ञानिक तरीके से अगर वो करती है तो बहुत अच्छा है, उससे बेनिफिट भी हमें ज़्यादा मिलता है और पूर्ण जैविक रूप से करके वो मार्केट में अपनी पहचान बनाती है, उससे उसको महिला को भी और पूरे परिवार को वो आत्मनिर्भर बना रही है। अगर बात करें कि आप किस तरह की खेती अभी तक करती आई हैं? पहले हम परंपरागत खेती करते थे, उसके बाद में हम जैविक खेती कर रहे हैं, जिसमें मेरे पास 3 पॉली हाउस हैं और जो बाहर ओपन फील्ड में है उसमें हमने ड्रिप इरिगेशन वगैरह लगा रखी है, जिसके अंदर हम 15 प्रकार की विदेशी सब्जियां लगा रखी है, जिसमें स्ट्रॉबेरी है, ब्रोकली है, लेट्यूज है, आइसबर्ग है, बहुत विदेशी सब्जियां हैं जो हम बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में भेजते हैं। और फार्म पॉन्ड है, उसके अंदर हमने 6 प्रकार की, 3 प्रकार की देसी और 3 प्रकार की विदेशी मछलियां पाल रखी है, जिससे भी हमें आय मिलती है। और पशुपालन के अंदर मैंने 6 मुर्रा भैंसे हैं मेरे पास, 2 गीर गाय हैं, 2 साहिवाल गाय हैं और ये सब हमें सहायक धंधे के रूप में, हमें साल भर के रूप में इससे उत्पादन मिलता है, जिससे हम कभी फालतू नहीं रहते। और मेरे फार्म हाउस के अंदर हमने 15 लोगों को रोजगार दे रखा है। तो आज देश अपना, महिलाएं और पुरुष सभी आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। और आपके साथ अगर बात करें महिलाओं की, तो कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं इस काम में? मेरे साथ पूरे 3 परिवार जुड़े हुए हैं, उनमें से 7 महिलाएं हैं और बाकी के पुरुष हैं। तो 7 महिलाएं बिल्कुल जी जान से दिन रात मेहनत करके पूरा काम करती है। मैडम, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा नई दिल्ली में इस वर्ष भी कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कई ऐसी खास बातें रहीं जो हम आपको आगे भी दिखाएंगे। और खासतौर से अगर बात की जाए, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी इस मेले में समापन के मौके पर पहुंचे थे। आपको बता दें 25 फरवरी को इस मेले का आयोजन शुरू हुआ था, जिसका आज समापन हुआ। और इस बार का थीम रखा गया था आत्मनिर्भर किसान। किस तरीके से इस मेले में आत्मनिर्भर किसान के लिए जो तकनीकी आवश्यकता है, जो अलग अलग प्रदर्शनियां हैं, वो यहाँ लगाई गई और भारी संख्या में जो किसान हैं यहाँ पहुँचे भी थे। लेकिन आज समापन के दौरान क्या कुछ खास रहा मेले में, आइए देखते हैं। नई तकनीकी, नई क्वालिटी के, नई किस्म के बीज भी आ रहे हैं, जिससे किसान को लाभ भी हो रहा है। और मैं हमेशा एक चीज को कहता हूं कि इस देश के अंदर जितना हमारे साइंटिस्टों का योगदान है, उतना का उतना हमारे देश के किसानों का भी योगदान है। और वो इसलिए कि किसान भी अपने आप में एक वैज्ञानिक है और किसान उसको धरातल पर काम करके दिखाता है। कई ऐसे किसानों को भी हम सम्मानित करते हैं कई बार, जो नए बीज खुद आविष्कार करते हैं और नई वैरायटी को भी तैयार करते हैं। तो मैं सोचता हूं कि आज किसान की मेहनत की वजह से आज इस देश के अंदर हम उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां एक समय हम आयात किया करते थे, हमारे देश के अंदर खाद्यान्न की कमी हुआ करती थी। हम विदेशों से खाद्य सामग्री के तौर पर अनाज हम यहाँ पर मंगाया करते थे, लेकिन किसानों की मेहनत से और साइंटिस्टों के प्रयास से, जिस तरह से उन्होंने नई वैरायटियों को आजाद किया, और उसके बाद इस देश के अंदर आज हम देख रहे हैं कि आज हम अपने देश के अंदर जिन खाद्य सामग्री का हम आयात किया करते थे, लेकिन आज हम उन्हीं फसलों का हम निर्यात करने की स्थिति में आए और भंडारण की भी यहाँ पर किसी प्रकार की कमी नहीं है। आज हमारे पास में इतना अनाज है कि हमारे रखने के भी स्थान नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये सब किसानों की मेहनत की है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमने उत्पादन में तो वृद्धि की, लेकिन अब वो समय आ गया कि जब हमें हमारे किसान को एक अच्छी रेट मिले। जब तक किसान को अच्छी रेट नहीं मिलेगी लाभ, तब तक मैं सोचता हूं कि किसान के लिए वो जो एक हम सोचते हैं कि उन्नत खेती हो, उस दिशा के अंदर हम निश्चित रूप से नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज किसानों के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम सब उत्पादन के अंदर वृद्धि की, लेकिन अब हमारे को मुख्य रूप से ऐसी फसलों को बोना चाहिए जिनकी अच्छी रेट हमें मार्केट में मिले। और नहीं तो हम क्या करते हैं, किसान के मन में एक चीज रहती है कि तुरंत कौन सा होता है, जैसे भी हो अपने को तो अपने खेत में गेहूं है, चावल है, उनको बो दो और अपना फसल पकेगी, आएगी और सरकार खरीदेगी कुछ तो, और कुछ अपन मार्केट में बेच देंगे।
और इस आधार पर चलता रहता है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि चावल है, चावल जो खेती करते हैं चावल की, उस चावल के अंदर 3000 लीटर से लेकर 5000 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है 1 किलो चावल के उत्पादन में। अब आप देख लो, 1 लीटर बोतल जो होती है पानी की, उसके बाजार के अंदर 10 रुपए से 20 रुपए की रेट है, लेकिन हम उसके ऊपर 3000 लीटर पानी का उपयोग कर रहे हैं और वही वापस आपको पता है कि मार्केट के अंदर हम उस चावल को किस रेट के अंदर बेचते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम जितना उपयोग इन फसलों के अंदर कर रहे हैं, इसको हमें डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर जाना चाहिए और जो लाभकारी मूल्य वाली फसलें हैं उनको हमें बोना चाहिए और जो मांग और डिमांड के अनुसार हम अगर खेती करेंगे तो उसका निश्चित रूप से हमारे को उसका समाधान मिलेगा और हमें मूल्य भी मिलेगा। अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से खेती करते हैं, ऐसे ऐसे दुर्गम क्षेत्र है जहां पर भी बहुत अच्छी खेती होती है। पहले एक जमाना था जिस समय कहते थे कि हमारे यहाँ पर ये अनाज हो नहीं सकता, लेकिन आज जो साइंटिस्टों ने नई नई वैरायटियों का यहाँ पर आविष्कार किया, जिसकी वजह से लाभ हो रहा है। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा। मैं पाकिस्तान के बॉर्डर बाड़मेर जिला है, रेगिस्तान है। अभी जिक्र कर रहे थे हमारे भाई गंगाराम जी, बोल रहे थे कि मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं और जहाँ रेगिस्तान है, लेकिन मेरा वही क्षेत्र है जहाँ सब पूरा क्षेत्र रेगिस्तान है। हमारे वहाँ पर पहले अकाल पड़ा करते थे, ऐसी स्थिति थी कि हमारे वहाँ पर सिर्फ बाजरा और मूंग मोट के अतिरिक्त कुछ नहीं होता था, लेकिन आज उस रेगिस्तान के दौरों के अंदर हमारे वहाँ पर अनार पैदा होने लग गया। आज वहाँ पर जीरा पैदा होता है और वहाँ पर खजूर जैसी खेती होती है और खजूर भी वहाँ रेगिस्तान के अंदर बहुत शानदार पैदा होता है। और उसका मूल्य क्या है? वहाँ का जो रेगिस्तान के अंदर जो खजूर पैदा हो रहा है, उसका 1 किलो के खेत के अंदर 500 रुपए देते हैं व्यापारी, आकर लेके जाते हैं 500 रुपए किलो। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य, जिस खेत के अंदर पहले हम बाजरी की बुआई किया करते थे, उसी खेत के अंदर अगर खजूर और अनार की खेती होने लगी तो उसका मतलब ये हुआ कि इनकम बढ़ी है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारी इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो हमारे यहाँ पर अभी किसानों ने जिक्र किया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के माध्यम से हम उसका अधिक मूल्य ले सकते हैं और इसके साथ ही ऑर्गेनिक खेती के ऊपर भी हमारे कई किसान काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती की अगर हम करेंगे तो उससे निश्चित रूप से मार्केट के अंदर रेट भी अधिक मिलती है और हमें इस बात को भी समझना होगा कि अधिक रेट कहाँ मिलती है। मार्केट का अगर जिक्र करूं, मैं मेरे वापस वही राजस्थान में जाना चाहूंगा। राजस्थान के अंदर ऐसा क्षेत्र लगभग 50% होगा जहां सिर्फ बरसात के ऊपर आधारित फसल होती है और सिर्फ वही जो जिसमें कभी पेस्टिसाइड या यूरिया नहीं डाला जाता, वो ऑलरेडी ऑर्गेनिक है। उसके अंदर किसी प्रकार की दूसरी कोई वस्तु को नहीं डाला जाता, जो जमीन के अंदर से पैदा हो जाती है उसी को कहते हैं। वो ऑलरेडी ऑर्गेनिक है, लेकिन उसके भी मूल्य वही है जो दूसरी जो पेस्टिसाइड या यूरिया डालकर जिसको पैदा किया जाता है, वैसी ही वही रेट उसकी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसानों को ये मालूम नहीं है कि ऑर्गेनिक की फसल को हम सेल क्या करें जहां हमें बेच सके, और ये जब ज्ञान हो जाएगा तो मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से उस किसान को रेट मिलेगी। मेले के समापन के मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। किसानों को बहुत फायदा दिया जा सकता है। किसान का आमदनी दुगनी नहीं 4 गुनी कर दिया जा सकता है अगर सही मायने में किसान और वैज्ञानिक के बीच में ये भागीदारी बढ़ जाए। आप लोग जब अपना वक्तव्य रख रहे थे, सारे नवनिर्वाचित किसान भाई और बहनें, उससे यही पता चल रहा था कि नए टेक्नोलॉजी, नए दिशा, नए रास्ता ये बहुत जरूरी है आगे चलने के लिए। परंपरागत जो पद्धति और परंपरागत जो
व्यवस्थाएं खेती के होते हैं उससे थोड़ा हटकर परंपरा को बिल्कुल ना छोड़ते हुए आधुनिकीकरण करते हुए वैज्ञानिकों के साथ वार्तालाप करते हुए चर्चा करते हुए खेती में परिवर्तन लाया जा सकता है। किसान बेचारा किसान होकर नहीं रहेगा, बेचारा किसान होकर किसान नहीं रहेगा। अगर टेक्नोलॉजी को अपनाएगा, वैज्ञानिक तरीके से खेती करेगा, बाजार के साथ जुड़ेगा। कई उदाहरण हमारे सामने हैं जो आप लोग बता रहे थे, हम ध्यान से सुन रहे थे कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने उत्पादन को बाजार तक पहुंचा रहे हैं। कोई 5 स्टार का होटल में पहुंचा रहे हैं और कोई दूसरा बाजार में पहुंचा रहे हैं जैविक उत्पाद को लेकर। ये बहुत बड़ी बात है और ये भी हमारे सामने आया और ये काफी दिनों से हम देख रहे हैं। काफी पढ़े लिखे नौजवान खेती करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। ये देश में एक परिवर्तन है अपने सोच में। पहले सोचते थे नौकरी कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी और नौकरी के पीछे भागते थे, अभी भी भाग रहे हैं। ज्यादातर लोग वही करते हैं, छोटे मोटे नौकरी के पीछे रहते हैं जिसमें 10,000 15,000 रुपया मंथली महीने में मिलता भी नहीं है, लेकिन शहर में रहना पसंद करते हैं। अगर आपके अपने गांव में रहकर उन्नत पद्धति से खेती करते हुए किसान भाई बहन, विशेष रूप में युवा वर्ग खेती के प्रति आकर्षित होकर अगर खेती करेंगे, बाजार के साथ जुड़ेंगे, आमदनी कई गुना बढ़ सकता है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान ये तो साकार होगा ही। ये हम अभी हिसाब किताब कर रहे हैं कि पूरे देश में कितने किसानों का आमदनी दुगुनी हो गई है और ये 2022 आते आते कम से कम 75,000 किसान भाई बहनों का ये ब्यौरा देते हुए ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। पूसा कृषि विज्ञान मेले के समापन के मौके पर कुछ खास किसानों को सम्मानित भी किया गया। इन्होंने क्या कुछ अपना अनुभव साझा किया हमारे साथ, आइए देखते हैं। मैं पूसा मेले में हूँ और इस वक्त मेरे साथ एक सफल किसान है। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, देश आत्मनिर्भर हो रहा है और आपने अपनी ये खेती का सफ़र किस तरह से तय किया है और आप दूसरे किसानों के लिए क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाह रहा हूँ। मेरा नाम गंगाराम सेपट है। सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म कालक, राजस्थान, जयपुर से हूँ और मैंने 2012 से खेती स्टार्ट की है। तब हमारी आमदनी 2 लाख रुपए थी। आज हमारी आमदनी 25 लाख रुपए है। कारण ये है कि हमने ऑर्गेनिक खेती करना स्टार्ट किया, नए नए नवाचार किए और साथ में संरक्षित खेती की। और संरक्षित खेती में मैंने पॉली हाउस लगाया है और बरसात का पानी इकट्ठा करके हम लोग खेती कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान है, वहाँ पर पानी की बहुत कमी है और पीने लायक पानी है उतना बरसात है नहीं। तो बरसात का जितना पानी होता है, एक एक बूंद को हम इकट्ठा करके हम उसका उपयोग करते हैं। मेरे पास में 75 लाख लीटर बरसात का पानी है, उसको हम इकट्ठा करके 15 बीघा ज़मीन है, उसको पूरे साल भर हम उसको काम में लेते हैं और बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा करते हैं। साथ ही मेरे पास में ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। उसमें मेरे जो खेत में जितना भी वेस्टेज पदार्थ होता है वो मेरे जो पौंड में मछलियां हैं उनके लिए भोजन के रूप में कार्य करता है और मछलियों का जो वेस्टेज पदार्थ है वो वापस मेरी फसल के लिए रामबाण औषधि है या उर्वरक है।
सर आप आज यहाँ पे आपको सम्मानित किया गया है, उस सम्मान के बारे में आप अपने बताएंगे कि आत्मनिर्भर जो आप बने हैं और किसानों के लिए और क्या प्रेरणा आप दे सकते हैं? मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो केमिकल खेती है उसको छोड़कर आप वापस जैविक खेती की तरफ लौटिए। जैविक खेती के अंदर कम खर्चा है, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, खर्चा भी कम होगा, क्योंकि खेत का जो सारा सामान है, वेस्टेज पदार्थ है, खरपतवार है, उन सबको आप और हम क्या करते हैं, उसको बेकार फेंक देते हैं। उन सबको खरपतवार है, वेस्टेज खेत में पदार्थ पड़े हुए हैं, उन सबको हम उपयोग करना है, डीकम्पोज करवा के हैं उनका उपयोग करना है। खेत जो जानवरों का वेस्टेज है उसको भी डीकम्पोज करवा के खाद बनाकर उसको काम में लेना है। आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं सर, और आप एक आत्मनिर्भर किसान हैं, आप दूसरे किसानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं, तो आप अपने बारे में हमें बताइए कि आपकी कैसी रही अभी तक की ये जीवन धारा? जी, मेरा नाम है गवार लोन, हम कश्मीर से बिलोंग रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, तहसील टंगमर्ग से। आज मुझे यहाँ दिल्ली में नेशनल अवार्ड से नवाजा, इसलिए। तो आप किस तरह से खेती करते हैं सर जम्मू कश्मीर में? जी, मैं इंटीग्रेटिव फार्मिंग करता हूँ, मशरूम, पोल्ट्री, शीप, वर्मिंग कंपोस्ट, वर्टिकल सब्जी। जी मैं देश आत्मनिर्भर हो रहा है और हमारे किसान भाई भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और इस वक्त मेरे साथ एक किसान मौजूद हैं जिनको यहाँ पे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है राजेंद्र सिंह जी, जो जम्मू कश्मीर में खेती करते हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे उनके बारे में। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह सलारिया और मैं स्टेट JNK से और डिस्ट्रिक्ट सांबा से रहने वाला हूँ। आज जो यहाँ पे आपको सम्मानित किया गया है वो कौन सा अवार्ड है, और दूसरे किसानों के लिए आप क्या प्रेरणा के तौर पे क्या बोलना चाहेंगे? जो आज मुझे अवार्ड मिला वो है इनोवेशन बेस्ट फार्मर का अवार्ड है, और अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने स्टेट से सिर्फ मैं ही हूँ और एक कश्मीर से है। तो मैं अपने किसान भाइयों को यही बोलूँगा कि नौकरी के पीछे भागने से अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जैसे मैं कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं टाइम रहते अपने इस फील्ड में आया और आज अच्छी कमाई कर रहा हूँ। और आप किस तरह की खेती करते हैं सर? हाँ मैम, मैंने जब पढ़ाई शुरू की तो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद फिर मैंने देखा कि नौकरी तो नहीं है आज के ज़माने में, तो फिर मैंने खेती की तरफ ध्यान दी, जो मेरे पापा जी करते थे, तो उनके साथ फिर मैंने ये काम में हाथ बटाया और धीरे धीरे मैं सीखा कि जो वो पुराने तरीके से खेती करते थे उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता था। वो जितना खर्चा करते थे उतना ही उसका बेनिफिट मिलता था, सिर्फ खाने के लिए, पेट भरने के लिए रोटी मिलती थी। तो फिर मैंने सोचा कुछ अलग हटके किए जाए कुछ, तो फिर मैंने फिशरी डिपार्टमेंट जो हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, उन्होंने मुझे एक पांड दिया, तो उस पांड से मैंने पहले साल में 2,23,000 कमाया, वो था शेखनाल में। तो उसके बाद मैंने एक पांड और बनाया, तो उस पांड के साथ मैंने सोचा कि क्यों ना पांड में एक साल वेट करना पड़ता है पैसों के लिए, तो कोई ऐसा काम करे जो महीने में आए या डेली आए। तो फिर मैंने पोल्ट्री फार्म शुरू किया, वो मेरा पोल्ट्री फार्म है 10,000 बर्ड का। हाँ, तो जिससे कम से कम 1.5-2 लाख महीने की इनकम आ जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने फ्रूट का बाग लगाया, नींबू का बाग लगाया, संतरे का बाग लगाया, और अब डेयरी भी रखी है, तो सब काम कर रहा हूँ मैं। तो आज के लिए हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कृषि संबंधित नवीन जानकारी लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।